नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एनआईओएस माध्यमिक हाई स्कूल के व्यवसाय अध्ययन की कक्षा में। तो आज हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पाठ्यक्रम 1 जो कि व्यवसाय परिचय है, उसके दोनों जो पाठ थे उनका अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो पहला पाठ्यक्रम में पढ़ा है उस पर आधारित जो पिछले सालों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और साथ में जो असाइनमेंट है टीएमए 2020 वाला, उसके अंदर जो प्रथम पाठ्यक्रम से जो सवाल दिए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो जो हमने पहला जो पाठ्यक्रम समाप्त किया है उसका जो पहला पाठ हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा व्यवसाय की प्रकृति तथा क्षेत्र के बारे में, जिसमें हमने ये जो मैं बिंदु बोल रहा हूँ ये बिंदु हमने क्रमवार तरीके से पढ़े। सबसे पहले मानवीय क्रियाओं के बारे में जाना, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, फिर आर्थिक क्रियाओं के प्रकार जाने, क्योंकि जो हम व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं ये केवल और केवल आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, तो इसलिए हम इस विषय में केवल आर्थिक क्रियाओं की बात करेंगे। तो हमने आर्थिक क्रियाओं के प्रकार जाने, उसके पश्चात हमने व्यवसाय का अर्थ जाना, व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं, व्यवसाय विकास किस प्रकार से हुआ, व्यवसाय के उद्देश्यों का वर्गीकरण हमने किया, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, वैश्विक, ये सब हमने सारे उद्देश्य पढ़े। इसके पश्चात विभिन्न हित समूह जो होते हैं, जो कि जिनके हित किसी न किसी तरीके से व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो उनके प्रति जो व्यवसाय के उत्तरदायित्व होते हैं उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने लास्ट में पढ़ा पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, किस प्रकार से जो व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं या कुछ और क्रियाएं हैं उनकी वजह से पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, इसके बारे में हमने जाना। और उसके पश्चात हमने पर्यावरण प्रदूषण में व्यवसाय की भूमिका के विषय में चर्चा की थी। जिसके पश्चात फिर हमने दूसरा पाठ पढ़ा जो कि उद्योग तथा वाणिज्य था। इसके अंदर हमने पढ़ा व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। हम लोगों ने व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया जो कि दो प्रकार से किया, एक उद्योग तथा दूसरा वाणिज्य। तो उद्योगों का वर्गीकरण तथा प्रकार भी हमने पढ़ा। इसके पश्चात वाणिज्य के बारे में जाना, व्यापार क्या होता है ये जाना, व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, ई वाणिज्य का क्या अर्थ होता है। इसी के पश्चात परंपरागत व्यवसाय, जो पारंपरिक हमारे व्यवसाय करने का तरीका है, और ई व्यवसाय जो इंटरनेट के माध्यम से या जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, उसके बीच में क्या भेद है या क्या अंतर है वो हमने जाने। और ई वाणिज्य के प्रकार के बारे में बात करी तथा अंत में हमने ई वाणिज्य के लाभ के बारे में पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं प्रथम पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो अब आइए जानते हैं कि पिछले सालों में क्या क्या प्रश्न आए थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरी तरीके से उसको सॉल्यूशन में आपको खाली गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप उसको उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो खुद लिख सकते। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या रहता है। तो प्रश्न पत्र जो होता है उसमें 5 तरीके के प्रश्न आते हैं: बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। 2 प्रकार के दीर्घ उत्तरीय इसमें दिए हुए हैं। एक जो दीर्घ उत्तरीय है वो 5 अंक का है, जबकि दूसरा दीर्घ उत्तरीय 6 अंक का है। तो जो बहुविकल्पीय सवाल हैं वो आपको पता है, वो 10 सवाल आते हैं, 1 अंक का सवाल होता है, कुल मिला के 10 अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में कई सारे आपको 4 विकल्प दिए गए होते हैं, जिसमें से कि कोई एक विकल्प सही होता है। और इसी तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 5 प्रश्न आते हैं, ये एक प्रश्न 3 अंक का है, जो कि कुल मिला के 15 अंक बैठते हैं। इसी प्रकार से ये अति लघु उत्तरीय हो गया। इसके बाद लघु उत्तरीय है जो कि 4 अंक के हैं, 5 प्रश्न हैं ये भी। दीर्घ उत्तरीय भी 5 प्रश्न है, और दूसरे दीर्घ उत्तरीय हैं वो भी 5 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो अंक बैठते हैं वो 100 अंक का पेपर आपका आता है। तो इस 100 में से मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमने पाठ्यक्रम अभी समाप्त किया है उसमें से कुल 12 अंक के सवाल प्रश्न पत्र में आते हैं। उसमें हो सकता है कि वो लोग एक बहुविकल्पी दे दें और एक दीर्घ उत्तरीय देते हैं और एक ये वाला दीर्घ उत्तरीय देते हैं, या फिर वो एक दीर्घ उत्तरीय देते हैं 6 नंबर का और 2 ये 3 नंबर वाले दे दें। तो किसी तरीके से भी वो लोग 12 अंक का कॉम्बिनेशन आपको दे देंगे प्रश्न पत्र में। तो कुल मिला के 12 अंक का प्रश्न आते हैं। तो आइए जानते हैं जो अप्रैल 2017 में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें क्या सवाल थे। तो सबसे पहला उसमें सवाल था वायु प्रदूषण के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख
कीजिए। तो ये आसानी से जो हमने पहला पाठ पढ़ा था, जो पहला पाठ हमने पढ़ा था व्यवसाय की प्रकृति तथा क्षेत्र, उसके अंत में हमने प्रदूषण के बारे में जाना था, जिसमें से कि एक वायु प्रदूषण भी था। तो वायु प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप लिख सकते हैं सर्दियों में कोहरा आ जाता है, लोगों को दिखता नहीं है, ओजोन की जो परत है वो खराब हो रही है और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से कई सारे, या फिर एसिड की रेन होती है, एसिड रेन जिसको बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं उसको, वो भी वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये सारे प्रभाव में से कोई से भी 3 प्रभाव आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा सवाल आया था वो था पेशा शब्द की संक्षेप में व्याख्या कीजिए और इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। ये भी 3 नंबर का है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जैसे कि आपके जो हमने पढ़ा था उसमें साफ साफ हमने पढ़ा था कि जो पेशा होता है उसके लिए विशेष ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि एक विशेष ज्ञान पेशे के लिए आपको चाहिए होता है। आप लिख सकते हैं कि पेशे के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और जो पेशा होता है वो मेनली क्या होता है, वो एक सेवा प्रदान करता है। तो पेशे के माध्यम से जो मुख्य उद्देश्य पेशे का होता है वो सेवा प्रदान करना होता है। किस चीज के एवज में, या किस चीज के बदले में, एक शुल्क के बदले में। तो पेशेवर जो लोग होते हैं वो पेशा करते हैं और अपने उस पेशे के माध्यम से वो लोग सेवा प्रदान करते हैं और सेवा के बदले शुल्क प्राप्त करते हैं। तो इसमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब पेशेवर लोगों के या पेशे के उदाहरण। इसके पश्चात जो लास्ट जो प्रश्न आया है, जो अंतिम प्रश्न था, वो था व्यवसाय के किन्हीं 3 सामाजिक उद्देश्यों और किन्हीं 3 वैश्विक उद्देश्यों के बारे में आपको संक्षेप में समझाना है। तो आपको पता है जो व्यवसाय होता है उसके जो सामाजिक उद्देश्य हैं वो कई सारे होते हैं। तो उसमें से 3 उद्देश्य हमने बात की थी और वो 3 ही उद्देश्य इन्होंने पूछे भी हैं। तो आप लिख सकते हैं, पहला जो उद्देश्य हमने पढ़ा था, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना और उसकी पूर्ति करना, सही जो व्यापारिक प्रथाएं होती हैं उनको अपनाना, और साथ में जो समाज का जो कल्याण है उसमें योगदान करना, समाज के कल्याण में अपना योगदान देना। इसी प्रकार से जो 3 वैश्विक उद्देश्य थे वो थे, एक सबसे पहला था कि सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि करना, लोगों के विभिन्न देशों के बीच असमानताओं को कम करना, जो डिफरेंसेस हैं देशों के बीच में उसको कम करना, गरीबी और अमीरी की खाई को पाटना, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता कराना। जब हम व्यवसायी जिस प्रकार अपने माल को विदेशों में बेचेंगे या विश्व के किन्हीं 2 देशों के बीच या अन्य अधिक देशों के बीच व्यापार होगा, तो उसकी वजह से कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, जिसका लाभ भी विश्व को होगा। तो इसके पश्चात जो अगला था वो हमने जो प्रश्न है वो अक्टूबर 2017 के हैं। तो अक्टूबर 2017 में जो पहला प्रश्न आया है वो आया है, ई वाणिज्य के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन कीजिए। तो हमने जो सबसे लास्ट में किसमें पढ़ा, उद्योग तथा वाणिज्य, जो हमने जो पाठ पढ़ा दूसरा पाठ, उसका जो सबसे अंतिम टॉपिक था वो यही था कि ई वाणिज्य के लाभ क्या होते हैं, जो हमने सबसे लास्ट पढ़ा था। तो उसमें देखा था आपने कि उसमें बहुत सारे आपको चॉइसेस मिल जाती हैं, चॉइस मतलब विकल्प मिल जाते हैं। तो अब विस्तृत चयन आपके पास होता है, बहुत सारे विकल्प होते हैं, अच्छी ग्राहक सेवाएं मिलती हैं। तो ये 2 लाभ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी 2-3 लाभ और थे, तो इसमें आपको केवल 2 लाभों का वर्णन करना है। इसी प्रकार से अगला है परंपरागत व्यवसाय और ई व्यवसाय में अंतर बताना, और अंतर भी किस बेस पर बताना है, इन्होंने बेस दे रखे हैं। स्थापना जो परंपरागत व्यवसाय होता है उसकी कठिन होती है, ई व्यवसाय की आसान होती है। वैश्विक पहुंच परंपरागत व्यवसाय की कम होती है, ई व्यवसाय की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कहीं भी पहुंच सकता है, सिर्फ इंटरनेट से ही या नेटवर्क का यूज करना है। प्रचालन लागत परंपरागत व्यवसाय की ज्यादा होती है और ई व्यवसाय की कम होती है। तो इस प्रकार से आप अंतर इसको अपनी भाषा में लिखकर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है पेशा और नौकरी में अंतर बताइए। तो पेशा और नौकरी में अंतर बताने हैं और पेशा और नौकरी शब्दों का अर्थ बताना है। तो पेशे का अर्थ तो हमने देखा ही था अभी कि पेशे के अंदर पेशे का विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और पेशा एक सेवा प्रदान करता है, पेशा जो होता है। जबकि नौकरी क्या होती है, नौकरी में आप क्या करते हैं कि किसी दूसरे आदमी के लिए कार्य आप करते हैं, तो वो नौकरी कहलाता है। तो आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि क्या होता है नौकरी। तो नौकरी एक ऐसा धंधा है जिसमें जो व्यक्ति है वो रेगुलरली या नियमित रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है और अपने उस कार्य के एवज में
अपने उस कार्य के एवज में कुछ एक सैलरी या वेतन प्राप्त करता है। तो पेशा और नौकरी के बीच क्या क्या अंतर हो सकते हैं? पेशा और नौकरी के बीच में सबसे पहला अंतर आप लिख सकते हैं कार्य की प्रकृति मतलब पेशे में तो आदमी को अपना काम चुनने का अधिकार होता है, जबकि नौकरी में वो दूसरे की ही जो आदेश होते हैं उनका पालन करता है, उसमें अपना उसको नहीं लगाना होता है, कोई निर्णय अपने निर्णय के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। जबकि योग्यता के मामले में जो लिखा था, पेशे में आपको पता है विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि जो नौकरी होती है उसमें कोई विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पूंजी में जब पेशा कोई आदमी शुरू करता है तो उसको उसकी स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि नौकरी में किसी प्रकार की भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। और एक और आप लिख सकते हैं जोखिम में, तो जोखिम ऑब्वियस सी बात है, जोखिम नौकरी में जोखिम बहुत कम होता है, जबकि पेशे में एक लिमिटेड या एक निर्धारित आय और कर्तव्य में कोताही का दायित्व होता है। मतलब अगर कोई भी आप अपने पेशे में अगर कुछ आपसे गलत होता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा जो अप्रैल 18 का जो प्रश्न पत्र है उसमें एक बहुविकल्पी प्रश्न आया हुआ है सबसे पहले। तो इसमें इसने लिखा है कि बाढ़ अथवा भूकंप राहत कोष में दान देना किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑब्वियस सी बात है, दान देना व्यवसाय नहीं होता है, ये नौकरी भी नहीं है, ये पेशा भी नहीं है। तो ये क्या है? एक अनार्थिक क्रिया है। क्यों है एक अनार्थिक क्रिया? क्योंकि ये जो दान देना है ये एक नैतिक कर्तव्य के संपादन हेतु किया गया है, इसलिए एक अनार्थिक क्रिया है। अगर आप लोग अपनी किताब देखेंगे तो अनार्थिक क्रिया में ये उदाहरण साफ साफ दिया हुआ है कि बाढ़ अथवा भूकंप राहत कोष में दान देना एक अनार्थिक क्रिया होती है। अगला जो प्रश्न है वो है विश्व के विभिन्न भागों में व्यावसायिक इकाइयों के बीच इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे क्रय विक्रय चलता रहता है। किसका उदाहरण है बताइए? ये ई वाणिज्य का उदाहरण है। ये हमने जब ई वाणिज्य पढ़ा था तो आपकी किताब में ये चीज लिखी हुई भी है, आप पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? ई वाणिज्य के लाभ में मिलेगा। तो इस अवधारणा की आपने पहचान कर ली कि ई वाणिज्य की बात कर रहे हैं, तो ये आधा प्रश्न तो आपने हल कर दिया और इसके दो लाभ आप बता दीजिए। इसके दो लाभ मैंने आपको इससे पहले भी बताया, अभी इसके लाभ लिख सकते हैं। अगला है निर्माण उद्योग और संरचनात्मक उद्योग के दो उदाहरण देकर समझाइए। तो निर्माण उद्योग जैसे हमने बात की थी, किसी चीज को बनाना या किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, वो निर्माण उद्योग में आता है। निर्माण उद्योग के जो कुल मिला के जो काम होता है वो कच्चे माल को तैयार माल में रूपांतरित करने में होता है। तो जो इसके उदाहरण आप दे सकते हैं, कपड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, ये सारे निर्माण उद्योग के उदाहरण हैं। जबकि जो संरचनात्मक उद्योग होता है उसमें ऐसी चीजों का उत्पादन होता है या ऐसी चीज आप बनाते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाई नहीं जा सकती है। तो जो उसका क्रय विक्रय होगा, जो बनेगी वो एक ही जगह पे बनेगी और उसी जगह पे उसका क्रय विक्रय हो जाएगा। तो ऐसे ये संरचनात्मक उद्योगों में आएगा, जैसे सड़कें, बांध, नहरें, ये सब संरचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आती हैं। तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न आया है वह है व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्यों से क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्र के प्रति जो व्यवसाय के उद्देश्य होते हैं वो राष्ट्रीय उद्देश्य होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्देश्य आप लिख सकते हैं। आप दोबारा से एक बार पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें साफ साफ आपको बताया गया है कि क्या क्या उसके उद्देश्य हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन करना, देश के राजस्व में योगदान देना, ये सब के सब राष्ट्रीय उद्देश्य हैं। इनमें से किन्हीं तीन को आप समझा सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं तो अप्रैल 19 का पेपर आता है। अप्रैल 19 में जो प्रश्न है पहला वो बहुविकल्पीय है। तो इसने पूछा है ग्राहक बनाना व्यवसाय के निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य है? तो आर्थिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य, सामाजिक या राष्ट्रीय उद्देश्य। तो जो सबसे मेन जो ग्राहक बनाना जो उद्देश्य है वो है आर्थिक उद्देश्य। क्यों है? क्योंकि आर्थिक उद्देश्य आपने पढ़ा था, आर्थिक उद्देश्य सबसे जो प्राइमरी जो आर्थिक उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। लेकिन लाभ कमाने के लिए क्या जरूरी है आपके पास? कि लाभ कमाने के लिए आपके पास ग्राहकों का होना जरूरी है। तो ग्राहक बनाना भी लाभ कमाने के अंतर्गत एक अन्य आर्थिक उद्देश्य है। इसके पश्चात आइए देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न आया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि ये हित समूहों की बात कर रहे हैं। तो एक व्यवसाय का इसके विभिन्न हित समूह जिन पर वह आश्रित
है। हित समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, निवेशक हैं, आपके जो जो आपको लोन देते हैं, कर्जदार हैं, या जो आपके कहना चाहिए समाज है, या आपके कर्मचारी हैं, ये सब लोग आपके कौन है? हित समूह है। तो इनके प्रति उत्तरदायित्व, ये तो एक स्टेटमेंट दे रखा है कि एक व्यवसाय का इसके हित समूह जिन पर वह आश्रित है के प्रति अनेक उत्तरदायित्व होते हैं। बिल्कुल सही है। व्यवसाय के ऐसे 5 उत्तरदायित्वों का उल्लेख करें। 5 उत्तरदायित्व बताने हैं आपको जो स्वामी और निवेशकों के प्रति हो। स्वामी और जिन्होंने उसके अंदर पैसे लगा रखे हैं, वो निवेशक कहलाते हैं। तो इनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं हमने पढ़ा था। अब उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। उसमें हमने पढ़ा था व्यवसाय को प्रारंभिक ढंग से चलाना, प्रभावी ढंग से चलाना, पूंजी और अन्य संसाधनों का उचित उपयोग करना, पूंजी और की वृद्धि करना, और जो कंपनी की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना या मूल्य वृद्धि करना, जो निवेश की गई पूंजी है उस पर जो आपको ब्याज देना है या कुछ और लाभ देना है उसको भी सुनिश्चित करना, उनके निवेश की सुरक्षा का उनको आश्वासन देना, ब्याज का नियमित भुगतान करना, आदि आदि। तो इसमें से आप 5 कोई से भी उत्तरदायित्व लिख दीजिएगा और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो और इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है वो है अप्रैल 2019 का, जिसमें कि है उद्योगों के विभिन्न निम्न प्रकारों का उदाहरण सहित विवरण दीजिए। तो ये भी मैंने आपको जो दूसरा पार्ट था उसके पहले वीडियो में ये बताया था। हमने 5 प्रकार के उद्योग पढ़े थे, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। 6 प्रकार के उद्योग पढ़े थे, माफ कीजिएगा। तो उसमें से पहला प्राथमिक उद्योग, दूसरा जननिक उद्योग और तीसरा निष्कर्षण उद्योग। तो ये तीनों मैंने आपको एक वीडियो की सहायता से भी, इन तीनों को अलग अलग वीडियो की सहायता से भी समझाया था। प्राथमिक उद्योग बेसिकली वो होता है जो प्रकृति की हेल्प से, जो प्रकृति की सहायता से किया जाता है। प्रकृति की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक उद्योग में होता है। जननिक उद्योग में क्या होता है? जो जिसमें आप जनन करते हैं, मतलब जनन का मतलब है कि आप पौधों का या जंतुओं का, उनका प्रजनन और वृद्धि में लगे होते हैं, तो आप जननिक उद्योग कर रहे हैं। जैसे मुर्गी पालन, या फिर आप कह सकते हैं नर्सरी, जहाँ पे आप पेड़ पौधे उगाते हैं या बनाते हैं नए। इसके पश्चात है निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग में क्या होता है? भूमि, वायु या जल से जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या पदार्थ होते हैं, उनको निकालना निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। इसमें हमने देखा था, हमने कोयला खदान का एक उदाहरण देखा था, तो आप उसको दोबारा से एक बार देख सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं। तो अगला अब हम बात करते हैं शिक्षक अंकित मूल्यांकन के बारे में। तो इसके अंदर हमने जो मेरे को मिला इंटरनेट पे 2020 का, तो उसके अंदर एक पहला जो सवाल था वो पहले और दूसरे पार्ट से आया हुआ है, जो कि हमारे इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला जो उसने पूछा है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भारत की भूमिका का उल्लेख करें। तो अब एज इट इज अगर आप देखेंगे तो हमने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ी कि भारत की क्या भूमिका होगी उसके अंदर, लेकिन हमने ये पढ़ा कि व्यवसाय की क्या भूमिका होगी। तो उसी व्यवसाय की भूमिका को आप भारत की भूमिका के रूप में लिख सकते हैं कि भारत की भी ये भूमिका है, या भारत क्या क्या प्रिवेंशन, जो पर्यावरण को के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कदम भारत उठा रहा है और उठा सकता है। तो उसमें 3 प्रकार की हमने भूमिकाएं पढ़ी थी, निवारणात्मक, उपचारात्मक और जागरूकता संबंधी। तो भारत सरकार इन सब चीजों में संलग्न है, इन सब कामों को करती है। तो निवारणात्मक भूमिका में क्या होता है कि वो ध्यान देती है भारत सरकार कि कोई भी ऐसा व्यवसाय, ऐसा कोई काम ना करे जिसकी मदद से कि वो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हों। तो इसके लिए उनके पास कई सारी एजेंसीज हैं, कई सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, मंत्रालय बने हुए हैं। तो इन सब के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण प्रदूषण को निवारण करने में भूमिका निभा रही है। इस प्रकार से उपचारात्मक भूमिका के अंतर्गत भारत सरकार ये इंश्योर करती है, ये देखती है कि जो भी कोई इंडस्ट्री या कोई व्यवसाय लगा रहा है तो वो पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान अगर पहुंचा भी रहा है तो उसका उपचार करे। तो यानी कि अगर कोई हानि उसकी वजह से पहुंच रही है, जैसे अगर कोई कुछ पेड़ काट रहा है वो अपने व्यवसाय के लिए, तो उससे ज्यादा पेड़ वो दूसरी जगह पर लगाए, ये उपचारात्मक होता है। और जागरूकता के लिए भी भारत सरकार कदम उठा रही है। विभिन्न प्रकार से वो कैंपेन चलाती है, टीवी पे विज्ञापन देती है, रेडियो पे विज्ञापन देती है, स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करवाती है। तो इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भारत जो है अपनी एक
सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके पश्चात है, एक व्यवसायी के रूप में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए जिन्हें आप अपने व्यवसाय को चलाने के लिए करेंगे। तो ये आपके दूसरे पार्ट से संबंधित है। इसमें साफ साफ आगे लिखा हुआ भी है कि पार्ट 2 देखें। तो इसमें आप जो गतिविधियां करेंगे उसको आप व्यापार और वाणिज्य के रूप में इनको बता दीजिए कि हम व्यापार और वाणिज्य का उसके अंदर उपयोग करेंगे। उद्योग तथा वाणिज्य का, माफ कीजिएगा। तो उद्योग के माध्यम से आप चीजों का उत्पादन करेंगे और वाणिज्य के माध्यम से आप चीजों का विपणन करेंगे। जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से जो व्यवसाय अध्ययन का जो पाठ्यक्रम 1 है, हम पूरी तरीके से इसको हमने देख लिया है। हमने इसके प्रश्न भी देख लिए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले सालों में आए हैं। लेकिन अगर आपको कोई और प्रश्न लगते हैं, आपको लगता है कि कुछ और हमको डिस्कस करना चाहिए, तो आप बताइए, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आप लोगों से अनुरोध है कि जो और लोग हैं उनको भी, जो आपके साथी हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो दूसरों को बताइए कि इस तरीके से हमारे साथ आएं और हमारे साथ पढ़ें। और आपको अगर कोई भी परेशानी है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग उसको सॉल्व करने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।